सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 2 का। सो नाउ दैट इज एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है फ्लॉकी को दिखाते हुए, जिसे कि अब काफी समय हो चुका होता है समुंदर में रहते हुए, और अब वो इस चीज से थोड़ा तंग आने लग गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट के बिशॉप हेडमंड के ऊपर जाता है, जिनके पास उनका एक सैनिक आके उन्हें बताता है कि वाइकिंग्स ने यॉर्क सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहां के लोगों का बहुत ही बुरी तरीके से स्लॉटर कर दिया है। और हेडमैन बोलते हैं कि हम भी इन रिटर्न वाइकिंग्स के साथ ऐसा ही करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि किंग हैरल्ड के पास आती है। किंग हैरल्ड ने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया होता है और लगार्था किंग हैरल्ड से पूछती है कि वो उन्हें क्यों ना मारे, जिसपे किंग हैरल्ड जवाब देते हैं कि क्योंकि लगार्था के पास उन्हें मारने के लिए कोई रीजन ही नहीं है। किंग एडवर्ड बताते हैं कि पहले उन्होंने कैटागेट के ऊपर इस वजह से हमला करवाया था क्योंकि उनका एम्बिशन था किंग ऑफ ऑल नॉर्वे बनने का, मगर अब जब उनकी लवर मर गई है तब उनके पास कोई भी ऐसा एम्बिशन और गोल नहीं है, जिसकी वजह से किंग हैरल्ड बोलते हैं कि वो वापस कभी भी कैटागेट के ऊपर हमला नहीं करेंगे। फिर लगार्था पूछती है कि तो अब किंग हैरल्ड क्या चाहते हैं, जिसपे किंग हैरल्ड जवाब देते हैं कि वो लगार्था के साथ अपनी एक अलायंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि अब लगार्था और कैटागेट कितने कमजोर हो गए हैं, क्योंकि बियॉन्ड बाहर जा चुका है। और जो रैग्नार के अदर बेटे हैं वो तो अपनी मदर एशलॉक का रिवेंज लगार्था से लेके ही रहेंगे। लगार्था पूछती है कि फिर किंग हैरल्ड इन रिटर्न क्या चाहते हैं, और किंग हैरल्ड जवाब देते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है और लगार्था की जिंदगी में कोई आदमी नहीं है, यानी कि किंग हैरल्ड लगार्था से शादी करना चाहते हैं। मगर ये सुन के लगार्था गुस्सा हो जाती है, क्योंकि किंग हैरल्ड ऐसा एम्प्लॉय कर रहे होते हैं कि लगार्था को उनकी जरूरत है, वो लगार्था के ऊपर एहसान कर रहे हैं, जिस वजह से लगार्था किंग हैरल्ड के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। और किंग हैरल्ड गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि लगार्था ने किंग हैरल्ड का ईगो हर्ट कर दिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उबे और हिवित्सर के ऊपर जाता है, जो कि आइवर से मिलने जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन दोनों को आइवर के बॉडी गार्ड्स रोक लेते हैं और उन दोनों से पूछने लगते हैं कि आखिर उन लोगों को क्या काम है आइवर से। उबे और हिवित्सर उन सारे बॉडीगार्ड्स को डरा के आइवर के पास आ तो जाते हैं, जो कि अपने पीठ पे टैटू बनवा रहा होता है, मगर उन दोनों को आइवर के बॉडीगार्ड्स देख के गुस्सा आती है और थोड़े से दुखी भी होते हैं, जिस वजह से वो दोनों आइवर से पूछते हैं कि आखिर आइवर को उन दोनों से क्या खतरा है जो उसने अपने आसपास बॉडीगार्ड्स लगवा लिए हैं। आइवर उन्हें समझाता है कि वो एक लंगड़ा है, जिस वजह से उसे बॉडीगार्ड्स चाहिए। आइवर इस वाइकिंग आर्मी के लीडर की तरह बिहेव कर रहा होता है, जिस वजह से उबे उससे बोलता है कि वो अकेला इस पूरी वाइकिंग आर्मी का लीडर नहीं है। उबे, हिवित्सर और आइवर तीनों रैग्नार के बेटे हैं, जिस वजह से वो तीनों लीडर हैं इस आर्मी के। तो आइवर सिर्फ अपने आप को ही लीडर ना समझे, जिसपे आइवर कहता है कि वो एक लंगड़ा है, जिस वजह से उसे उन दोनों का इक्वल बनने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिसपे उबे और हिवित्सर आइवर से बोलते हैं कि वो ऑलरेडी आइवर को अपना इक्वल समझते हैं, क्योंकि आइवर उनका भाई है। और इसके बाद उबे आइवर को बताता है कि एक बहुत बड़ी सेक्शन आर्मी इस तरफ आ रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहां लगार्था एस्ट्रिड, मार्गरेट, टोरवी और गूथरम को किंग हैरल्ड और उनके मैरिज ऑफर के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि वो उनके मैरिज ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। जो सुन के एस्ट्रिड कहती है कि नहीं, तुम्हें ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किंग हैरल्ड बस शादी करने को ही तो बोल रहे हैं। मगर लगार्था फिर भी मना कर देती है। एस्ट्रिड कहती है कि वो लगार्था के लिए ही सोच रही है, और लगार्था कहती है कि ठीक है, थैंक यू, मगर मैं अपने लिए खुद सोच सकती हूँ। जो सुन के एस्ट्रिड गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, और फिर किंग हैरल्ड के कुछ आदमी आके एस्ट्रिड को किडनैप कर लेते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि किंग हैरल्ड ने अपने आप को कैद से आजाद करवा लिया है, और अब वो और उनके आदमी कैटागेट से भागने लगते हैं। जल्दी ही ये बात लगार्था को भी पता चल जाती है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग हैरल्ड एस्ट्रिड को बता देते हैं कि उन्होंने एस्ट्रिड को इस वजह से किडनैप किया है क्योंकि वो एस्ट्रिड के साथ शादी करना चाहते हैं, और किंग ऑफ ऑल नॉर्वे बनने वाले ड्रीम पे उन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। वो स्टिल कैटागेट पे कब्जा करके कैटागेट के ऊपर रूल करना चाहते हैं, मगर एस्ट्रिड उसे मना कर देती है और कहती है कि लगार्था ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, वो लगार्था को धोखा नहीं देगी। पर किंग हैरल्ड उससे बोलते हैं कि अगर एस्ट्रिड उनसे शादी कर लेती है तो एस्ट्रिड एक दिन पूरे नॉर्वे की सबसे ताकतवर औरत बन जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बिशॉप हेडमंड दूर से यॉर्क सिटी को देख रहे होते हैं। तभी उनका सोल्जर उनको आके बताता है कि वाइकिंग्स यॉर्क सिटी पे सेटल्ड हो गए हैं, और अब वो यॉर्क सिटी के डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और अभी जो हमारे पास आर्मी है वो वाइकिंग्स की आर्मी से नहीं लड़ सकती। मगर बिशॉप हेडमंड बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। साथ ही साथ बिशॉप हेडमंड ये भी बोलते हैं कि एथलवुल्फ अगर उनके साथ अभी होता तो काफी अच्छा होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथलवुल्फ और जूडिथ के ऊपर जाता है, जहां वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि एल्फ्रेड काफी ज्यादा बीमार है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एल्फ्रेड वहां आसपास नहीं होता है, तो वो लोग एल्फ्रेड को ढूंढने बाहर जाते हैं,
और उन्हें देखने को मिलता है कि एल्फ्रेड तालाब में होता है। इसके बाद हमें एल्फ्रेड के पर्सपेक्टिव से सीन को दिखाया जाता है जिसके सामने एथेल्स्टन आया होता है जो कि उसे कुछ बता रहा होता है। इसके बाद एथेल्स्टन वहां से चला जाता है, एल्फ्रेड पानी में गिर जाता है, एथेलवुल्फ आके एल्फ्रेड को बचा लेता है। जिसके बाद एल्फ्रेड एथेलवुल्फ को बताता है कि वाइकिंग्स यॉर्क सिटी में हैं और जो वेसेक्स के बाकी के लोग हैं उन्हें एथेलवुल्फ की जरूरत है। जूडिथ बोलती है उसे कैसे मालूम, और एल्फ्रेड बताता है कि उसे ये बात उसके फादर ने बताई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है जो कि अब गॉड्स के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है कि अभी तक वो पानी में क्यों है, समुंदर में क्यों है। वो अपने भगवान ओडिन के साथ हमेशा लॉयल रहा है, उनके ऊपर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी है, तो फिर भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद फ्लॉकी एक चिड़िया को उड़ा देता है ताकि अगर चिड़िया वापस आई तो यानी कि आगे कोई भी जमीन नहीं है, और अगर वापस नहीं आई तो आगे कोई जमीन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एथेलवुल्फ अपनी फैमिली को लेके और अपने सोल्जर्स को लेके बिशॉप हेडमंड की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद सीन लगातार पे जाता है जो कि कह रही होती है कि किंग हेरल्ड कोई भी चीज बिना कारण के नहीं करते हैं, तो अगर वो एस्टेड को अपने साथ ले गए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और भी बोलती है कि एस्टेड किंग हेरल्ड के साइड कभी नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए, मगर लगातार कहती है कि मेरी इतनी तो एज हो गई है कि मैं ये जानती हूँ कि आप कभी गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि दूसरा पर्सन वही करेगा जो आप सोच रहे हो। इसके बाद सीन से होता है किंग हेरल्ड वापस से एस्टेड के पास आके उससे पूछते हैं कि क्या उसने उनके ऑफर के ऊपर सोच विचार किया। एस्टेड बोलती है कि वो किंग हेरल्ड से कभी भी शादी नहीं करेगी और हेरल्ड ने उसे किडनैप करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। जिसपे हेरल्ड बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरा तुम्हें किडनैप करना, यहाँ पे लाना फेट हो और तुम इन दी एंड जाके मुझसे शादी कर ही लोगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है जो कि एक बहुत बड़े तूफान में फंस गया होता है, मगर वो बिल्कुल भी डरा नहीं होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एथेलवुल्फ उसकी फैमिली और उसके सोल्जर्स बिशॉप हेडमंड के पास आ जाते हैं, एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड फिर जूडिथ बोलती है कि उसे भी इन वाइकिंग्स से बदला लेना है क्योंकि इन वाइकिंग्स ने उसके फादर किंग एला को मारा है। इसके बाद सभी लोग खाना वाना खाते हैं एंड बिशॉप एडमंड इन्हीं सबके बीच में एल्फ्रेड की तारीफ करते हैं। फिर सबके खाना वाना खाने के बाद बिशॉप हेडमंड बताते हैं कि वाइकिंग्स ने यॉर्क सिटी के ऊपर कब्जा करके यॉर्क सिटी के डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग कर तो दिया है, मगर यॉर्क सिटी की कुछ ऐसी दीवारें हैं जो कि कमजोर है एंड वहां सिक्योरिटी भी काफी कम है। एथेलवुल्फ कहता है तो फिर हम यहीं पे अटैक करेंगे, और बिशॉप हेडमंड कहते हैं कि हाँ हम अटैक तो यहीं पर करेंगे, मगर अभी थोड़े समय के लिए हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए ताकि हम दोनों की आर्मी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ले और हम लोग एक और अच्छा प्लान बना सकें। और जूडिथ बोलती है कि इन द मीन टाइम वो अपने फादर के बचे कुचे मिनिस्टर्स को बोल के उनकी आर्मी को भी यहाँ पे बुलाने की कोशिश करेगी। इसके बाद सीन जो कि फ्लॉकी के ऊपर जाता है जो कि उसी तूफान की वजह से एक आइलैंड पे आ गया होता है और उसे वहां पे वो चिड़िया भी दिखती है जो कि उसने भेजी थी। फ्लॉकी को ठंड लग रही होती है, वो थका होता है जिस वजह से वो एक गुफा के अंदर आग जला के उसी गुफा के अंदर सो जाता है। अगले दिन फ्लॉकी आइलैंड का मुआयना करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि आइलैंड कैसा है, रास्ते में उसे कुछ बेरीज जैसी चीजें मिलती है जिसे वो खा जाता है एंड फिर वो देखता है कि उसके आसपास काफी ज्यादा जमीन होती है। फिर इसके बाद और मेहनत करके फ्लॉकी फाइनली पहाड़ के ऊपर आ जाता है एंड उसे एक गॉर्जियस सीनरी देखने को मिलती है, जिसे देखने के बाद वो ओडिन को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने उसे इस सीनरी को दिखाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टोरवी के ऊपर जाता है जिसके पास मर्गरेट आती है और उससे बोलती है कि लगातार ने हेरल्ड को तब ना मार के जब उसके पास मौका था बहुत बड़ी मिस्टेक करी, और अब देखो किंग हेरल्ड एस्टेड को अपने साथ ले गए हैं। और इसके बाद मर्गरेट टोरवी से कहती है कि लगातार अब उतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नहीं रही जितनी वो पहले थी। इसके बाद सीन सेट होकर वापस फ्लॉकी के ऊपर जाता है जो कि अब उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है, और ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते एक रिवर के पास आ जाता है जिसका पानी उल्टा बह रहा होता है, उल्टा फ्लो हो रहा होता है, जिसे देख के फ्लॉकी को ये जगह एसगार्ड लगने लगती है। जिसके बाद वो एसगार्ड चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट होकर ऊबे और हेवित्सर के ऊपर जाता है जो कि आइवर के पास आते हैं और देखते हैं कि अब आइवर ने अपने लिए कोई मशीन टाइप की बनवा ली होती है जिससे कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह चल और खड़ा हो पा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।